रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंटिफिक मेथड। साइंटिस्ट्स टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग साइंटिफिक वर्क और रिसर्च। जो साइंटिस्ट्स हैं वो किसी रिसर्च पर काम करने के लिए किसी प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए जो काम करते हैं उसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। किसी भी मसले को हल करने के लिए साइंटिस्ट ने उस मसले के हल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया होता है। जैसे कि पहले उस मसले को देखना कि वो मसला है क्या है, फिर उसके ऊपर मुशाहिदा करना, फिर उसका अंदाज़ा लगाना कि ये आया कहाँ से, इसे ख़त्म कैसे किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना तरह तरह के, फिर उसका लास्ट में नतीजा निकाल देना। तो इन सारे स्टेप्स को हम साइंस का एक मेथड कहते हैं, साइंटिफिक मेथड है। बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए इन स्टेप्स को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर साइंटिस्ट बायोलॉजी की किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो फिर जो वो स्टेप्स लेते हैं उन्हें बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स जो उनसे हैं वो साइंटिफिक मेथड में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या है, इसे हम पहले ही मैं बता चुकी हूँ, रिकॉग्निशन, पहचानना ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, किसी साइंस के मसले को पहले पहचानना, ऑब्जर्वेशन, उस पर मुशाहिदा करना, ठीक है। फिर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है अंदाज़े लगाना या बताना कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ। या फिर उसके बाद रिडक्शन, इसका भी वही मतलब है कि नताइज अख़ज़ करना, कोई स्पेसिफ़िक रिज़ल्ट निकालना ताकि उसका एक्सपेरिमेंट किया जा सके, फिर उस पर तरह तरह के तजुर्बात करना और आखिर में एक काबिले बयान नतीजा निकाल देना। सबसे पहले है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, किसी मसले को पहचानना। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। मतलब कि इसका क्या मतलब है कि जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसे उसकी शनाख्त करना और उसे इस तरह से डिफ़ाइन करना कि साइंटिस्ट उसे अच्छे तरीके से समझ सकें। तो स्पेसिफिक इश्यूज़ और फिनोमेना दैट साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट, यानी कि वो फिनोमेना जिसे साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उसे साइंटिफिक प्रॉब्लम कहते हैं। सच प्रॉब्लम इज़ आइदर आस्क्ड बाय समवन, ये जो मसले होते हैं ना ये या तो किसी और के ज़रिए साइंटिस्ट से पूछे जाते हैं या ख़ुद ब खुद साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट के दिमाग में आ जाते हैं, और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ, ख़ुद ब खुद बायोलॉजिस्ट के दिमाग में आ जाते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक बायोलॉजिस्ट है वो नोटिस करता है कि जो किसी की एक स्पेसिफिक एरिया है, ठीक है, कोई इलाका है, जो उसके पौधे हैं ना वो ज़रूरत से ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, यानी कि नॉर्मल साइज़ से ज़्यादा लंबे हो रहे हैं, ठीक है। तो उसने एक साइंटिफिक प्रॉब्लम डेवलप कर दी, यानी कि उसने ये बता दिया कि एक मसला है, ठीक है। तो अ बायोलॉजिस्ट नोटिस दैट प्लांट्स इन एन एरिया आर ग्रोइंग टालर देन यूजुअल, यानी कि आम जो पौधे होते हैं उनसे ज़्यादा लंबे हो रहे हैं। तो ही डेवलप्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, उसने एक साइंटिफिक प्रॉब्लम को वजूद बना दिया उसका साइंटिफिक प्रॉब्लम का। तो व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ग्रोथ ऑफ दीज प्लांट्स। अब उसके दिमाग में क्वेश्चन क्या आया कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन पौधों की ग्रोथ के इंक्रीज़ होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। तो जो ये प्रॉब्लम थी ये स्टार्टिंग पॉइंट बन गई साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए। साइंटिफिक इंक्वायरी के लिए मतलब अब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है कि इसकी वजह क्या है। तो ये जो प्रॉब्लम, उसने एक प्रॉब्लम बता दी, यानी कि उसने स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया। तो आगे हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन। अब वो क्या करेगा, मुशाहिदा करेगा, ऑब्ज़र्व करेगा चीज़ को। तो साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशंस अबाउट दी प्रॉब्लम। जो साइंटिस्ट्स होते हैं वो मुसीबत की, हम प्रॉब्लम के बारे में मुशाहिदात करते हैं, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं। तो वो इसके लिए 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सुनना, देखना, छूना, सूंघना, चखना। तो 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए। दे आल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चर्स ऑन द सेम और रिलेटेड प्रॉब्लम। ऑब्जर्वेशंस में दरअसल वो ये भी देखते हैं कि जो प्रॉब्लम उन्होंने ढूंढी है उससे पहले क्या उस पर कोई काम हुआ है, जो प्रीवियस रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस पर कोई स्टडी की है तो उसको भी देखते हैं, उसको भी रीड करते हैं। तो वो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो 2 किस्म की होती हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपको समझ आएगा कि ऑब्जर्वेशंस असल में हैं क्या है। ऑब्जर्वेशंस होती हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव के नाम से ही पता चल रहा है इनकी किसी चीज़ की मिकदारी मुशाहिदा, ठीक है। और जो ये क्वालिटेटिव है यानी कि ऐसा मुशाहिदा जिसमें हम उस चीज़ को गिन नहीं सकते, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशंस दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम नंबर्स में गिन नहीं सकते विद नंबर्स। अब मिसाल के तौर पर देखो, क्या आप ये बता सकते हैं कि ये रंग कितना है, या ये
जैसे कि कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे फीलिंग्स हैं उनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो कलर को हम गिन नहीं सकते, फूल की बनावट को हम गिन नहीं सकते, ठीक है, टेक्सचर को हम गिन नहीं सकते, तो ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस जो सी हैं इन्वॉल्व मेजरमेंट्स। इनमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट्स करते हैं, इनकी चीज़ों को मापते हैं, और न्यूमेरिकल डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, जिनको हम क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जो किसी दरख्त में बैठे हुए परिंदों की तादाद। क्वांटिटिव ऑब्जर्वेशन दरअसल जो सी होती है ना, वो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा वाज़ेह होती हैं, ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि क्वांटिटिव ऑब्जर्वेशन इनवेरिएबल होती हैं, यानी कि पक्की होती हैं, और उनको मेजर किया जा सकता है, और उनको नंबर्स की टर्म्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो यही वजह है कि ये क्वेश्चन भी आता है, एक शॉर्ट यहाँ से आपका बन सकता है कि हाउ क्वालिटेटिव जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर बेटर देन या एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो इसका आंसर आपने यहीं से लिखना है कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट देन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस आर इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो जो अगली चीज़ है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कहते हैं फ़र्ज़ी बात को, ऐसी बात जो सिर्फ फ़र्ज़ की जाए, यानी कि वो ना पक्की ना हो, सिर्फ फ़र्ज़ कर सकें उसे। ये एक स्टेटमेंट होती है जो ऑब्जर्वेशन के बाद साइंसदान बनाते हैं, इनके अगर कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछ सके तो वो उसका जवाब दे सकें, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंटिस्ट डिवेलप अ स्टेटमेंट। साइंटिस्ट जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस के बाद एक ऐसी स्टेटमेंट डिवेलप करते हैं डेट में प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर स्टडी। वो साइंटिफिक प्रॉब्लम जो अंडर स्टडी है, जिनके जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, उसके आंसर को प्रूव कर सके साइंटिस्ट ऑब्जर्वेशंस के बाद एक ऐसी स्टेटमेंट डेवलप करते हैं। इस तरह की फ़र्ज़ी आंसर को साइंटिफिक जो प्रॉब्लम है उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। साइंटिफिक प्रॉब्लम के फ़र्ज़ी आंसर को हाइपोथेसिस कहते हैं। साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। तो जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो एक ही प्रॉब्लम के मुशाहदात करने के बाद मुख्तलिफ आंसर देते हैं, यानी कि एक ही सिंगल प्रॉब्लम के लिए बहुत सी हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं। दरअसल हाइपोथेसिस जो होती है उसके अंदर मंदरजा झेल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तभी वो हाइपोथेसिस कहलाएगी, वरना वो हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगी। तो इट इज़ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। ये जो हमारे पास मसला है, जो प्रॉब्लम है, उसका आंसर देना चाहिए, इसे उसके आंसर के मुताबिक होनी चाहिए हाइपोथेसिस। तो ये हमेशा जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उससे मैच करनी चाहिए, और इसे एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए टेस्ट किया जा सके। ऐसी हाइपोथेसिस हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसे हम एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए टेस्ट कर सकें। तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे टू डिस्प्रूव दी हाइपोथेसिस। हमेशा एक ऐसा रास्ता मौजूद होना चाहिए जो उस हाइपोथेसिस को गलत साबित कर सके, यानी कि हाइपोथेसिस कभी भी बिल्कुल 100% करेक्ट नहीं होती, इसमें कुछ ना कुछ गलत बात ज़रूर होती है। तो इसे हमेशा डिस्प्रूव किया जाने का चांस मौजूद होना चाहिए। तो साथ ही साइड बॉक्स भी देखते जाते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन है इज़ आल्सो गैदर्ड, उसे इकट्ठा किया जाता है बाय रीडिंग बुक्स, किताबों को पढ़ने के ज़रिए भी इकट्ठा किया जाता है। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये जो पहले से नॉलेज एग्जिस्ट कर रहा होता है ना, उसको समझने में भी मदद करता है, और हाइपोथेसिस को बनाने में भी हमारी मदद करता है। ये भी हमारे पास एक साइड बॉक्स रह गया था, इसे भी पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। इनमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो इन ऑल द ब्रांचेज ऑफ साइंस, साइंस की तमाम ब्रांचेज में न्यू थिंग्स आर बीइंग डिस्कवर्ड, नई चीज़ों को डिस्कवर कर लिया गया है। एंड ओल्ड थ्योरीज आर मॉडिफाइड, और जो पुरानी थ्योरीज थी वो बदल चुकी हैं या रिप्लेस हो चुकी हैं बेटर वंस के साथ, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक की समझ ना आए, या कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा लफ्ज़ हो जिसका आपको मीनिंग नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको कोई टॉपिक मुश्किल लगे तो आप उसके ईजी नोट भी मुझसे ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।